बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका ये है कि इसराइल की इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। किस चीज की? डिमोना की। डिमोना वो साइट है जहां पर इसराइल का एटमी प्रोग्राम है। जी हाँ, ये कोई और साइट नहीं है, ये वो साइट है जहां पर इसराइल का एटमी प्रोग्राम है। और सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि क्या अब यमन की जानिब से उनके एटमी प्लांट पर हमला किया जाने वाला है। ये जो ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसमें यमन यानी हौसियों की जानिब से पूछा जा रहा है कि ज़रा बताइए कि इलाज से डिमोना कितनी दूरी पर है। इसका क्या मतलब है? वो क्या हमला करने जा रहे हैं? कौन सा मिसाइल मारने जा रहे हैं? वो आगे चलकर आपको बताते हैं कि इस वक्त इसराइल के अंदर ये तमाम खबरों के बाद हुआ क्या है कि रियान एयर ने या दूसरी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने इसराइल के अंदर अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दी है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दी हैं क्योंकि ख़तरा अब ये है कि शायद उनके डिमोना प्लांट के ऊपर यमन की जानिब से हमला होने वाला है। और वो क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। पहले ज़रा ये मनाजिर देखिए, क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो हमला कर लेंगे। ये आप जानते हैं कि इसराइल का जो शिप है, हौसियों ने क्या किया है। हौसियों ने असल में काम ये किया है कि इज़राइल के शिप के साथ चीज़ें बड़ी उन्होंने अजीबो गरीब कर दी हैं। यानी जो इज़राइल का शिप है उसमें उन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दी है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और वहाँ पर आकर यानी उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना लिया है कि छुट्टियाँ गुजारने की जगह बना ली है, यानी कोई जाकर तफरी का मकाम बना लिया और वहाँ पर लोग जा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और जा जाकर वीडियोस बना रहे हैं। और वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर वहाँ पर आप ये देखें कि छोटी छोटी जो कंपनीज है उन्होंने लोगों से पैसे लेकर उनको कहा कि आओ हम तुम्हें इजराइल की शिप की सैर करवाते हैं, और उनसे थोड़े पैसे लेते हैं। बॉट्स उनकी किराए पर होती हैं और वो जाकर वहाँ तक शिप तक लेकर जाते हैं और वहाँ पर शिप पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर तस्वीरें बनाते हैं, खाने खाते हैं, मज़े करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। यानी इस वक्त ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जहाँ पर लोग जा रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर। बहुत सारे दूसरे दोस्त यार जा रहे हैं, सब जाकर छुट्टियाँ यानी इंजॉय करने जाते हैं। क्या हो जी, आज हम वहाँ पर खाना खाते हैं, घर से खाना पका के लेके। यानी आप अंदाज़ा कर ले कैसी सूरत हाल भी देखने को मिली थी कि इजराइल का शिप गैलेक्सी, यानी आप सोच लें कि इस सारे मामले के अंदर इजराइल के साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि उसका जो शिप है बिलियंस ऑफ डॉलर, उनको पता ही नहीं है कि हमने इसको रिहा करवाना है, बंदों को पकड़वाना है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं और मज़े से जाकर ये काम करें। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इसके बाद की क्या सूरत हाल है कि जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उन्होंने इजराइल के अंदर क्यों ये काम करना शुरू कर दिया है कि तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो उन्होंने परे हटा दी हैं। यानी उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने कहा है कि शायद वो परमानेंटली शट डाउन कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप देख लें स्टारबक्स को और दूसरी जो कंपनीज है 12 अरब डॉलर के करीब का लॉस हो चुका है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ज़्यादातर बाइकआउट चल रहा है। पाकिस्तान में तो चूँकि नहीं है स्टारबक्स, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है और उनको शदीद लॉस हुआ है। और मसला ये सबसे बड़ा पैदा हुआ है कि अब वो डिमोना का मामला क्या है। देखिए ये असल में क्या काम करे, पिछले काफ़ी अरसे से हौसियों और यमन की जानिब से होता ये है कि जब उन्होंने कोई काम करना होता है तो वो यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने जो जिम कंपनी थी उसका जो शिप था इसराइल का, तो उन्होंने उससे पहले क्या लिखा, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा जिम, दैट्स इट। और उसके बाद में उनका जो शिप था वो अगवा कर लिया। अमेरिका के शिप के ऊपर उन्होंने वॉरशिप के ऊपर मिसाइल मारा, उन्होंने बरतानिया के वॉरशिप के ऊपर मिसाइल ड्रोन मारे, उन्होंने इसराइल के 2 जो शिप थे वो तबाह कर दिए। किसी को पता ही नहीं है उन शिप्स के साथ हुआ क्या है, डूब गए हैं, तबाह हो गए हैं, लोग मारे गए हैं, क्या हुआ किसी को बताया ही नहीं है, ना इसराइल ने बताया है। लेकिन यमन की जानिब से तो बस इतना बताया गया है कि जी हमने मिसाइल मार दी, सारा कुछ। फुटेज उन्होंने उस बारे में रिलीज नहीं की और बाकियों के बारे में तो बताया ही नहीं गया। अमेरिका ने कोई बात, धमकी तो दूर की बात है, हमला तक नहीं किया। तो सऊदी अरब ने उनको कह दिया है कि आपने हमला नहीं करना, आप जाकर इस लड़ाई की बुनियाद को ख़त्म करें। अब आप ये सोचें कि उसके बाद अब उन्होंने एक और काम किया है, इनके
एक ही यानी उनकी टीम की जानिब से एक शख्स ने ये बात की है कि ज़रा हमें कोई बता सकता है कि इलाज से डिमोना कितने करीब है। अब असल में डिमोना का उन्होंने क्यों जिक्र किया? क्या उनको नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है? उनके पास सारी चीज़ें हैं, नेविगेशन का सारा सिस्टम है, उनको पता है। वो बता क्या रहे हैं? वो बता ये रहे हैं कि हम इलाज के ऊपर तो मिसाइल दाग रहे हैं, ज़रा हमें डिमोना की तरफ भी देखना चाहिए। हम ज़रा उनका एटमी प्लांट तो तबाह करें, जाकर उनका न्यूक्लियर सिस्टम तो तबाह करें। वो इसराइल को धमकी इस लेवल पर लगा रहे हैं कि तुम्हारे बाप में भी जरूरत नहीं है कि तुम हमारे मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ, हम तो वहां पर जाकर मुकाबला करेंगे। वो अलग बात है कि आप मिसाइल मारे और वो लगे या ना लगे, वो एक अलग सिस्टम है। प्रॉब्लम ये है कि अब हुआ क्या है कि एकदम उनके अंदर इतनी बहादुरी जरूरत कैसे आ गई है कि वो डिमोना को हिट करने की बात करें। प्रॉब्लम ये है कि हालिया आज जो ये मनाजिर जारी हुए थे अमेरिका की जानिब से, उसमें तो कहा गया था ना कि हमास ने जो रॉकेट मारे थे वो जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, जहाँ पर उनके वॉरहेड्स और उनके मिसाइल जो है उसके वो स्टोरेज है, वहाँ पर जाकर वो हिट किया और नुकसान हुआ है। इसराइल तो वो मुल्क बन गया है कि जो ये बात पूरी दुनिया को बता ही नहीं सकता। बच्चे बच्चे को पता है कि डिमोना के अंदर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, लेकिन वो दुनिया को नहीं बता सकते। वो क्योंकि पता सबको है, एक एक बात का पता, लेकिन वो ऑफिशियली क्लेम कर ही नहीं सकते कि भाई हमारा वहाँ पर एटमी प्लांट है और ये है और वो है, और वहाँ पर जाकर सारी सूरत हाल है कि हम वहाँ रहते हैं। अब यमन की जानिब से जब ये बात की जा रही है तो वो असल में कर गुजरेंगे। उन्होंने हिट करना है, वो करने से पहले बता क्या करते हैं हम ये करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कोई भी शिप यहाँ से गुजरेगा तो मिसाइल भी मारेंगे, ड्रोन भी मारेंगे, अगवा भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आप ये देखिए उन्होंने करके दिखा दिया है। देखिए यमन के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे, एक दफ़ा ही किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर ये छोड़ते नहीं है किसी को। यानी इनके बारे में एक चीज़ है कि जैसे अफगान तालिबान के बारे में है कि एक दफ़ा वो लड़ाई में कूद पड़ते हैं। पहले तो वो कूदते नहीं हैं, लेकिन जब वो कूद पड़ते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि हमारा नुकसान कितना होगा तो अगले का नुकसान कितना होगा फलाना। वो कहते हैं कि चलो फिर चढ़ दौड़ो। वो भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और बड़े पैमाने पर। अब अमेरिका का जो मिसाइल सिस्टम है उस पर होशियों ने तो हालिया कहा था कि वो तो हमारे मिसाइलों को रोक नहीं सकता। इजराइल ने कल भी कहा है कि इलाद शहर के ऊपर आकर गिरे और इलाद की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका तो सत्यानाश हो गया। लोग आ ही नहीं रहे वहाँ पर। पहले होटल्स भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने निकाल के दूसरी जगहों से वहाँ पर अपने लोगों को शिफ्ट कराया। अब वहाँ पर लोग डरे हुए। एक मिसाइल वहाँ पर अगर मिस होता है तो बिल्डिंग और ये कोई चीज़ उड़ सकती है। इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अब यहाँ पर उन्होंने पैगाम दिया है कि हम इजराइल के एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट और इजराइल के एटमी प्रोग्राम को हिट करने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले, अगर किसी में इतनी जरूरत है तो आए रोक ले। हमने तो सबके लिए दरवाजे अपने खुले छोड़े हैं। आप ये देखिए कि इधर ये सूरत हाल है। इजराइल मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। फ्लाइट्स इसीलिए कैंसिल होना शुरू हो गई हैं कि शायद इस दफ़ा वो बड़ा हमला करने जा रहे हैं कोई, या मिसाइलों की बरसात होने वाली है। तो इस वक्त सारी फ्लाइट जो हैं वो बड़े पैमाने पर कैंसिल होना शुरू हो गई हैं इसराइल में। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक वीडियो जो कि तुर्की के अंदर से सारी जगहों पर आ रही है, अर्दुगान के लिए मसला पैदा हो गया है। अर्दुगान के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि वहाँ पर अब लोगों ने कहा है कि आपने हमें बुलाया था कि जब फौजी बगावत हुई थी हम आए थे, हम टैंकों के नीचे लेट गए थे, हमने आपकी हुकूमत बचाई। हमने आपकी असल में हुकूमत ही बचाई, हमने अपने तुर्की को बचाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि फौज आए, कोई जर्नैल आए और टेक ओवर कर ले, फलाना कर ले। हमेशा हमेशा के लिए बगावत के बाद वो जर्नैलों का यानी उनका फिर कोर्ट मार्शल और बहुत सारी चीज़ें हो गई। आप जानते हैं एयरफोर्स से भी निकाल दिए, पूरा एक सेक्शन जो था वो निकाल के फारिग किया। अब उन्होंने कहा कि आपने हमें कहा हम आए तो फौज की बगावत नाकाम हुई, हम टैंकों पर लेट गए थे। और अब जब वक्त आ गया है कि इस वक्त में आप हमारा साथ दें, आप अपनी फौजें क्यों नहीं भेज रहे गजा के अंदर जब जरूरत है? जब आपको हमारी जरूरत थी तो हम आए थे। अब हमें और उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है कि आप अपनी फौजें उतारे जाकर गजा के अंदर इजराइल के खिलाफ। हम लड़ेंगे वहां पर जाकर, जो चीज आपको चाहिए होगी जाएगी। तो अब आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? अब आप डर क्यों रहे हैं? आप सोचिए तुर्की में इस तरह आप अर्दुगान को बात नहीं कर सकते। मीडिया आप जानते हैं कि वहां पर कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी सियासत के लिए सारा काम करे और तुम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे कि तुम यहां पर इस सारे मामले में फौजें उतारो। तुमने हमें कहा कि इजराइल हमारा दुश्मन है,
बैतुल मुकद्दस को बचाएंगे, गजा को बचाएंगे। तो जब अब तीसरा महीना जंग को शुरू होने वाला है तो बचाने के लिए जा क्यों नहीं रहे हो? अगर यमन से वो इतनी दूर बैठे हुए उनके शिप्स तबाह करें हैं, सब करें हैं, तो तुम क्यों नहीं जा रहे? अर्दोगान के ऊपर अब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि अर्दोगान ज्यादा देर तक इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते। उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको या तो फौजें उतारनी पड़ेंगी या कोई और काम करना पड़ेगा। देखिए, अर्दोगान ने पिछली दफा भी जब लोग सड़कों पर आ रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी लोगों ने कि भाई आपने वादे किए थे हमसे, अब आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं जा रहे? अर्दोगान बार बार कह रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं उधर जा रहा हूँ, हम ये वार क्राइम के खिलाफ जाए। वो कहते हैं छोड़े ये कहानियां, हमें ये टोपियां और ये मजम्मतें नहीं चाहिए, सुक्की सुक्की मजम्मतें। हमें वो चीज़ चाहिए जो डिमांड है। जैसे हमास ने पाकिस्तान से डिमांड की, उन्होंने कहा है, इस्माइल हानिया ने आकर कहा, उसने कहा अगर पाकिस्तान सुबह धमकी दे दे इसराइल को तो ये जंग रुक जाएगी। यानी अब उन्होंने सारी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया है कि आप अगर धमकी दे दे इसराइल को कि हम सुबह आ रहे हैं, हमारे सब कुछ तैयार है, तो वो जंग रुक जाएगी। यानी उन्होंने अब मलबा जो है वो पाकिस्तान की जानिब किया है कि आपकी धमकी, सिर्फ एक आपकी इसराइल को धमकी कि हम सुबह आ रहे हैं, इस पर टिकी हुई है ये सारी जंग और ये सब रुक जाएगा। अब इस सारे मामले के अंदर तुर्की का भी यही हाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अर्दोगान अपनी फौजों को ऑर्डर देंगे अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर कि आप जाएं और वहां पर जाकर लड़ाई करें। वो भी तब जब यमन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम इनके डिमोना प्लांट के ऊपर जाकर अब हमला करेंगे। देखिए, इस एक तरफ तो आप ये देखिए ना कि हमास की जानिब से इसराइल की फौजों का मुकाबला किया जा रहा है, और कल यही बात इस्माइल हानिया ने की कि हमने नाको चने चबवा दिए उनको। उन्होंने कहा कि हमने उनको गर्दन से पकड़ा हुआ है। सिर्फ एक आधा मुस्लिम कंट्री ने पाकिस्तान को कहा कि आपने उनको धमकी देनी है और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सारे मामले पर अब अर्दोगान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आ रहा है कि भाई आप तो करीब हैं, आपकी एयरफोर्स है, आप क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों लड़ने के लिए फौजों को ऑर्डर नहीं दे रहे? आप जो मर्जी कर ले, तीसरा महीना शुरू होने वाला है, आप ज्यादा देर तक लोगों को ये बात नहीं कर सकते कि जी असल में ये मामला था, वो था। लोग पूछेंगे कि बताएं कहां पर सूरत हाल खराब हो रही है। इसराइल में असल में पूरी दुनिया से लोग आते हैं हिजरत करके और वो आकर यहाँ पर आबाद होते हैं। आप जानते हैं कि वो जो अपने पुराने कबीले थे उनको लोगों को खालिस लेकर आते हैं। अब हुआ ये है कि जब से जंग शुरू हुई है, जो डाटा बता रहे हैं कि 70% डिक्रीज आया है। यानी जो लोग इसराइल आकर दोबारा आबाद होते, जैसे मिसाल के तौर पर इसराइल में जो लोग आबाद हैं 15 लाख, तो उनमें रशियन हैं और इसी तरह अमेरिकन है और ये सारे लोग हैं, ये सारे के सारे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब लोगों ने इसराइल आना छोड़ दिया है। एक तो वहां से इसराइल से लोग निकल कर जा रहे हैं, दूसरा इसराइल आना छोड़ दिया है। ये 70% उन्होंने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। 95 से 98% इसका ज्यादा इम्कान है, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में 100% हो जाए। उसकी क्या वजह है? एक कैदी थी खातून, ये जो आई है बहुत सारे कैदियों में से, उनमें से जो कैदी आए हैं उन्होंने, आप जानते हैं नेतन्याहू को क्या बात की है? नेतन्याहू को जाकर कहा है कि जब तुम लोग बमबारी कर रहे थे तो हम लोग नीचे टनल्स में थे, यानी सुरंगों में बैठे हुए थे, और जब तुम्हारे जहाज ऊपर से आकर बमबारी करते थे तो नीचे हमास के लोग नींद पूरी कर रहे थे, खराटे मार रहे थे। तो उनको तुम्हारे ये हमला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मौत का खौफ निकाल चुके हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। वो नीचे मजे से सो रहे थे और हम लोग खौफ से कांप रहे थे और हमारी नींद उड़ी हुई थी कि कोई एक आधी चीज हमें जाकर हिट कर गई तो हम तो तबाह हो जाएंगे। वो कहते हैं कि वो मजे से सो रहे थे, कुछ लोग पहरा दे रहे थे और कुछ लोग नींद बुरी कर रहे थे, और हम खौफ से कांप रहे थे तो वो लोग हंस रहे थे, कह रहे थे नॉर्मल रूटीन है, हमें नींद आती है। यानी ऊपर बमबारी हो रही है, आपकी आवाजें आ रही है और नीचे वो सो रहे थे। उन्होंने कहा आप इस चीज को छोड़ दें, भूल जाएं कि आप इनको इस तरह शिकस्त दे सकते हैं। ये इस लेवल पर जाकर नहीं हार मानने वाले, आपको कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस लेवल पर जाकर जब नेतन्याहू से गुफ्तगू हो रही है तो बाकी क्या रह जाता है। देखिए, कहानी ये है कि अगर यमन की जानिब से अगर कोई ऐसा हमला हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 7 अक्टूबर को ये आकर रॉकेट गिर सकता है तो क्या यमन से आए हुए रॉकेट या मिसाइल जो है वो नहीं गिर सकते? और अगर ईरान ने तो दावा किया है कि फतेह जो मिसाइल 2 है वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, और अगर कल को उन्होंने डिमोना की जानिब कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा? वो भी तब जब रशिया और चाइना की भरपूर टेक्नोलॉजी उनके साथ खड़ी हुई है और हर तरह से उनको सपोर्ट मिल रही है।
तो रूस के लिए और ये तमाम चीज़ों के लिए एक अलग बात है कि आप ये देखें कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर पुतिन पहुंचे, यूएई के दौरे पर पहुंचे और वहाँ पर जाकर उनकी जो मुलाकातें, कोलैबोरेशन हुआ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। जिस तरह वहाँ पर सऊदी अरब में उनका इस्तकबाल हुआ है, जैसे अरब ममालिक में उनका इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह उन्होंने मजबूती के साथ दोस्ती दिखाई है, वो तो असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल के पैरों तले ज़मीन पूरी तरह निकल चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।